Hello guys, I am CA Apurva Jain and I hope you and your family are doing well. I am here to teach you macroeconomics of your class 12th and I hope आप लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा. आपने थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ करना चालू भी कर दी होंगी और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मनी चैप्टर पढ़ाया था. आज मैं उसी के कंटिन्यूएशन में आपको नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग पढ़ाने जा रही हूँ. लास्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें मैंने एक मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था. मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि जितना पैसा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमारे यहाँ पब्लिक के पास है, जितना पैसा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक के पास है उसे हमने मतलब एक कलेक्टिंग फॉर्म में बोला था कि ये मनी सप्लाई है. ये मनी सप्लाई को कलेक्ट करके मतलब अगर जितना पैसा मनी में है तो उस कॉन्सेप्ट को हमने मनी सप्लाई बोला था. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितना पैसा पब्लिक के पास है और जो सेक्टर्स मनी को क्रिएट करते हैं उन सेक्टर्स को हमने उस सप्लाई कॉन्सेप्ट में से हटा दिया था. आज हम इस चैप्टर में दैट इज योर बैंकिंग चैप्टर कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक, इसमें देखेंगे कि जो दो मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के दैट इज कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक. इस चैप्टर में किस टाइप से कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक मनी को क्रिएट करने में हेल्प करते है ये हमें इस चैप्टर में देखना है. तो हमारे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा मनी क्रिएटेड सिस्टम है उसमें दो टाइप के इंस्टीट्यूशंस को लिया गया है दैट इज द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक. दैट इज द कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक. अब हम देखें कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं. पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक क्या करते हैं, तभी जाकर हम पता कर पाएंगे कि वो जो है मनी को क्रिएट कैसे करते हैं. तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या होता है, तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, पब्लिक के डिपॉजिट्स को लेता है और पब्लिक को लोन भी देता है, पब्लिक को लोन ग्रांट करता है. और इस एक्सेप्टिंग और लोन ग्रांटिंग के फंक्शन में वो कुछ पैसा भी कमाता है, कुछ प्रॉफिट भी अर्न करता है. तो कमर्शियल बैंक क्या हो गए, इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड इन्वेस्ट भी करते हैं, कहीं कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो जो इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग लोन्स और इन्वेस्टमेंट भी करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट वो होता है कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक के एग्जांपल अगर हम अभी के हिसाब से ले तो इलाहाबाद बैंक हो गया, हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गए और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है. अब कमर्शियल बैंक को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं. कमर्शियल बैंक को बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं. वो कैसे, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, वो क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, है ना. कुछ मनी को वो लोग सेव करते हैं और जो मनी को सेव करते हैं वो सेव करके कहाँ पर रखते हैं, बैंक में डिपॉजिट्स एज अ डिपॉजिट दे देते हैं, बैंक में एज अ डिपॉजिट दे देते हैं. और जो बैंकिंग सेक्टर होता है उस डिपॉजिट को प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, प्रोडक्टिव सेक्टर्स मतलब वो सेक्टर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं, जिनकी कोई इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, पैसा लेंड कर देते हैं और पैसा लोन पर दे देते हैं. अब वो जो कमर्शियल सेक्टर्स जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं उनका पैसा लेकर के ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स मतलब प्रोडक्टिव सेक्टर्स को पैसा देते हैं. तो एक तरीके से ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्टिव सेक्टर्स के बीच में एज अ इंटरमीडियरीज काम करते हैं. कौन, कमर्शियल बैंक, है ना. और इसके बीच में क्या करते हैं, अब जिस रेट पे ये हमको डिपॉजिट रेट देते हैं, मतलब अगर हमने इनको डिपॉजिट करा है तो जो रेट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है ना वो थोड़ा सा कम होता है और जो रेट पे ये लोग सामने वाले को मतलब जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स को लोन देते हैं उनसे ये इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं. तो जो हमें इंटरेस्ट देते हैं और इधर से जो इंटरेस्ट देते हैं इसमें इनको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है. और इस प्रॉफिट को ये जो दोनों रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है इसे स्प्रेड बोलते हैं और यही इनका प्रॉफिट होता है क्योंकि ये हमें कम इंटरेस्ट देते हैं और सामने वाले से चार्ज ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं. तो एक तरीके से ये जो हमारा पैसा है उसे चैनलाइज करते हैं, सही जगह पर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए.
ठीक है। तो कमर्शियल बैंक का मेन काम है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और उन्हें सामने वाले सेक्टर को एज अ लोन प्रोवाइड करना। तो अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, अभी देखा हमने कमर्शियल बैंक के दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में भी फर्दर दो कैटेगरीज है, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एक होता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं बैंक, वो भी अलग अलग टाइप से करते हैं, अलग अलग फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट्स। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, है ना। अब इन लोगों को रोज काम पड़ता है, इन्हें किसी ना किसी कस्टमर को डेली बेसिस पे चेक देना पड़ता है, इनके पास डेली बेसिस पे पैसा आता है, तो इन्हें बल्क में पैसा बार बार निकालना पड़ता है, बल्क में पैसा बार बार डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इनके लिए एक अलग फैसिलिटी बैंक लाती है जो कि करंट अकाउंट के नाम से सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है। ये एक तरीके से चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। बैंक जो बिजनेसमैन होते हैं ये ऑन चेक बेसिस पे चेक लगा करके पैसा निकाल भी सकते हैं, और ये कितनी बार भी पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार भी पैसा दे सकते हैं, बैंक में वापस से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, ये चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, इन पे हमें क्या होता है, हमें इनको एक बार डिपॉजिट कर देना पड़ता है और लॉन्ग टाइम के लिए बैंक में ही रहते हैं। ये जितने टाइम का आपने जैसे 3 मंथ 6 मंथ्स 1 ईयर 2 साल, आपने जितने साल की फिक्स डिपॉजिट कराई है उतने साल के लिए बैंक में ये डिपॉजिट रहता है पैसा। ये आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन इस पर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। लेकिन करंट अकाउंट जो डिपॉजिट था उस पर बिजनेसमैन को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इनका अमाउंट बार बार चेंज होता है, बार बार डालते हैं बार बार निकालते हैं, तो इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। वहीं सेविंग डिपॉजिट्स जो होते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स कैरी द फंक्शंस ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड द फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट्स। इनके अंदर दोनों के कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक सेविंग डिपॉजिट्स जो होता है वो आप चेक डाल के निकाल भी सकते हो और इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम मिलता है। आप बार बार निकाल तो सकते हो, लेकिन इसका कुछ एक लिमिट दे दिए कि आप इतनी बार ही विड्रॉ कर सकते हो, इतनी बार ही डिपॉजिट कर सकते हो, क्योंकि इनका एम क्या होता है कि आप सेव करो, बार बार पैसे को यूटिलाइज मत करो। तो डिपॉजिट्स करने के 3 तरीके हैं, लाइक आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स खुलवा सकते हो बैंक में, और सेविंग डिपॉजिट। इस तरीके से बैंक आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट होता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब लोन एडवांस करना, जो नीडी बोरोवर्स होते हैं उन्हें बैंक जो है लोन एडवांस करता है, लोन देता है। अब लोन देने के लिए भी अलग अलग टाइप से लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट में बैंक जो आपके करंट एसेट्स होते हैं ना उसकी सिक्योरिटी रखता है। करंट एसेट्स जैसे कि आपके स्टॉक का हो गया, आपके डिबेंचर्स वगैरह का हो गया, जो आपके पास शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म जो आपके पास कुछ सिक्योरिटी हो, तो उसके बेसिस पे ये आपको कैश क्रेडिट देते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये आपके अकाउंट में आपके लिमिट, आपको जितने का कैश क्रेडिट चाहिए उतना अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर आपको जितने जितने की ज़रूरत हो उतना उतना पैसा आप विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से ये क्रेडिट हो गया जो बैंक आपको देता है। अब आपने जितना पैसा उस अकाउंट में से विड्रॉ करा उतने ही अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट लगाता है, पूरी लिमिट पे नहीं लगाता है। तो ये होता है कैश क्रेडिट। फिर एक होता है डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स बैंक ऑन कॉल आपसे वापस मंगा सकते हैं, ऑन डिमांड वापस से मंगा सकते हैं, और जितना पैसा ये आपके अकाउंट में एज अ लोन डालते हैं उस पर पूरे पे चार्ज होता है, भलाई फिर आपने पूरा पैसा यूटिलाइज ना भी करा, तो जितना पैसा इन्होंने आपके अकाउंट में डाला है उतने पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। फिर होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स भी सेम होते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ती है, कोलेटरल सिक्योरिटी रखना पड़ती है। किसी का जैसे गाड़ी खरीदा और उस पर लोन लिया तो आपको गाड़ी के पेपर्स रखना पड़ेंगे, घर खरीदा तो घर के पेपर्स रखना पड़ेंगे, तो आपको इस टाइप से शॉर्ट टर्म लोन्स मिलता है, और इस पे भी जितना अमाउंट बैंक आपको प्रोवाइड करती है उस पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। फिर होते हैं बैंक के, फिर जो आपके फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, फिर आपको सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में बैंक के कौन कौन से फंक्शंस है, लाइक बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। जो हमने करंट अकाउंट पढ़ा था ना, करंट अकाउंट में बिजनेसमैन आपके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपए हैं, सपोज 1,00,000 रुपए है, तो उस 1,00,000 रुपए से जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंस भी कर सकते हैं।
नेगेटिव बैलेंस क्यों कर सकते हैं? ये उन्हीं कस्टमर को मिलता है जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, जिनके बैंक्स के साथ टर्म्स ज़्यादा अच्छे हैं। उन्हीं लोगों को एक अग्रीड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट उनके अकाउंट में है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट वो लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। इस फैसिलिटी को बैंक बोलता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और जितना अमाउंट आपने जितना नेगेटिव में बैलेंस विड्रॉ किया है ना, उतने अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। फिर होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोगों ने 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो ड्रॉवर होता है वो क्या करता था, बिल ले लेता था सामने वाले से और बिल को मैच्योरिटी आने तक वो वेट नहीं कर पाता था, तो वो क्या करता था, बैंक के पास ले जाता था, बिल्कुल बोलता था मुझे आज ही पैसा दे दो, जब सामने वाला मुझे पैसा देगा तब आप उससे ले लेना इस बिल पे, है ना। तो बैंक ऐसा क्यों करेगा, बैंक इसके बदले डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता था। हम देखते थे कि जितना मैच्योरिटी पीरियड है, जितना लेफ्ट पीरियड बचा अनएक्सपायर्ड पीरियड, उतने अमाउंट के लिए बैंक हमसे डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता था और बचा हुआ पैसा हमें दे देता था। तो ये भी एक बैंक का काम होता है, ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। बैंक कुछ एजेंसी फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। एजेंसी फंक्शंस लाइक हमारे एज अ एजेंट भी बहुत सारा काम करते हैं बैंक, जैसे कि हमारे फंड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर देना। अगर हम डिमांड ड्राफ्ट वगैरह दे दें, मेल ट्रांसफ़र करना है, तो हमारा पैसा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बैंक ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरा है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, लाइक हमारा जो डिविडेंड है, अगर हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया है तो बैंक हमारा डिविडेंड कहीं से कलेक्ट कर लेता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स का पेमेंट कर देता है, हमारा रेंट पेमेंट कर देता है। बस हमें बैंक को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ते हैं। अगर बैंक को हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हो तो बहुत सारे पेमेंट्स का कलेक्शन और बहुत सारे पेमेंट्स का मतलब पे भी कर देता है बैंक। फिर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। मेनली ये काम तो सेंट्रल बैंक का होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को परमिशन दे दे तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज की परचेज और सेल कर सकते हैं और हमें इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं। देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, ये हमारे बिहाफ पे हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। हमें इनकम टैक्स के रिटर्न भरने में, इनकम टैक्स के बारे में, मतलब इनकम टैक्स के बारे में हमें जानकारी भी देते हैं, लाइक हमें इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो एजेंसी फंक्शंस में क्या हो गए, ट्रांसफर फंक्शंस, कलेक्शन पेमेंट ऑफ बहुत सारे आइटम्स, फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल करना, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। और क्या फंक्शंस होते हैं, बैंक हमारी ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर के तरह काम करते हैं। लाइक अगर हमने कोई विल लिखी है तो हम बैंक के पास उसे सेव कस्टडी में रख सकते हैं, मतलब हमारे विल की ट्रस्टी की तरह बैंक काम करता है। और जब हमारी डेथ हो जाए या जिसकी भी डेथ हो जाए उसके बाद वो क्या करता है, एज अ एग्जीक्यूटर आकर के सामने वाले को बता देता है कि ये विल उसने लिखी थी और आप मतलब एज ए एग्जीक्यूटर वो हमारा काम भी करता है, हमारी विल लोगों को बता देता है। फिर लेटर ऑफ रेफरेंस, आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बैंक सामने वाले को बता देता है कि आप सामने वाले को पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देन जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। जनरल फंक्शंस होते हैं लाइक लॉकर फैसिलिटी, आपका गोल्ड वगैरह है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स है, आप सेफ कस्टडी में बैंक के पास रख सकते हो, आपको बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है। ट्रेवलर्स चेक, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो और आप इतना कैश नहीं ले जाना चाहते तो बैंक आपको चेक के फॉर्म में ट्रेवलर्स चेक बना के दे देता है। आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर इस चेक को वापस से बैंक से कैश करा सकते। लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर से वही, अगर आपको बैंक को किसी के आपके बिहाफ पे बैंक को किसी को आपके बिहाफ पे अगर बैंक को किसी को गारंटी देनी हो, आपको लिखना हो कि यहाँ बैंक आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में लिख करके दे दे। मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में होता है कि सामने वाले को आपकी क्रेडिबिलिटी बताना पड़ती है कि आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है। देन होता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज क्या होता है, आप जब कंपनीज किसी शेयर को इशू करती है, तो पब्लिक उस शेयर को खरीदते हैं। अब पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदेंगे क्योंकि हो सकता है कंपनी की क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो। इस वजह से क्या होता है, बैंक उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं और कंपनी को हेल्प करते हैं कि वो जनरल पब्लिक में आपके शेयर्स को बिकवा सके। जनरल पब्लिक बैंक के हाथ में शेयर्स को देखकर जल्दी खरीदती है क्योंकि बैंक ने अगर एक बार शेयर्स ले लिए तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ हमारा पैसा जो है वो सेफ एंड्स में जा रहा है। इसीलिए अंडर राइटिंग का काम भी बैंक
करती है, मतलब हमारी कंपनी के शेयर्स को भी अगर हमें बिकवाना है तो एज अ अंडर राइटर, मतलब शेयर को अंडर राइट कर लेती है, मतलब पहले बैंक खरीद लेती है, फिर वो जनरल पब्लिक में हमारे शेयर्स को बिकवा देती है। फिर बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स भी कलेक्ट करते हैं, लाइक ट्रेडर्स के स्टेटिस्टिक्स या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट का स्टेटिस्टिक्स है, तो बैंक एज अ ट्रेडर मतलब स्टेटिस्टिक्स हमें डेटा भी प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ों का। तो हमने क्या देखा, बैंक कितने फंक्शंस है बैंक के। एक तो प्राइमरी फंक्शन जिसमें मेन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। फिर हमने देखा कुछ सेकेंडरी फंक्शंस है जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। एजेंसी फंक्शंस में हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, हमारे फंड्स को ट्रांसफर करना, हमारे लिए कुछ कलेक्टर पेमेंट करना, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का परचेज और सेल, हमारी सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल, हमें इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, हमारे लिए एज अ ट्रस्टी काम करना या एग्जीक्यूटिव काम करना, लेटर ऑफ रेफरेंस देना। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रेवलर्स चेक दे देना, लेटर ऑफ क्रेडिट दे देना, हमारे शेयर्स की अंडर राइटिंग करना और हमें डेटा प्रोवाइड करना। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये सारे फंक्शंस थे कमर्शियल बैंक के। नाउ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। अब मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का मनी को क्रिएट करना या क्रेडिट को क्रिएट करना। अब इस चीज़ को समझने के पहले आपको दो अजम्पशन लेना पड़ेंगे। क्या अजम्पशन लोगे आप? पहला अजम्पशन ये कि आपके जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, आपके जितने भी बैंकिंग सिस्टम है ना, उन सबको भूल जाओ। आप बोलो कि एक ही बैंक है, इतने सारे बैंक्स नहीं है। ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर आपको मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन समझना है तो एक ही बैंक है, ऐसा समझ लो अभी के लिए। ऐसा इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो अजम्पशन लेना पड़ते हैं। एक अजम्पशन कि जो होल बैंकिंग सिस्टम है वो एक ही यूनिट है, पूरी बैंकिंग सिस्टम जो है वो एक ही यूनिट है। और दूसरा, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितना भी आप रिसीट और पेमेंट कर रहे हो, वो सब बैंक के थ्रू हो रहे हैं, कैश के थ्रू कुछ नहीं होता। सारी चीजें कहाँ से रूट हो रही हैं? बैंक से रूट हो रही हैं। दो आपको अजम्पशन लेना पड़ेंगे। पहला अजम्पशन आपको ये लेना पड़ेगा कि आपका जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, होल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज वन। एंड द सेकेंड अजम्पशन इज जो होल रिसीट और पेमेंट, जितने भी रिसीट ऑफ पेमेंट हो रहे हैं आपके, इज रूटेड थ्रू द बैंक्स, वो सारे बैंक से रूट हो रहे हैं। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप देखो, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, तो बैंक का जो डिपॉजिट होता है ना, वो दो टाइप से होता है। दो टाइप से कैसे होता है? उस डिपॉजिट के दो हिस्से बैंक कर देती है। एक हिस्सा बैंक कैश रिजर्व में रख देती है, एक हिस्सा बैंक कैश रिजर्व में रख देती है। ठीक है। और दूसरा पैसा वो लेंड कर देती है, सामने वाले को एज अ लोन दे देती है। उस डिपॉजिट का पहला हिस्सा एज अ कैश रिजर्व रखती, कुछ संभाल के रखती है अपने पास, और दूसरा हिस्सा वो क्या कर देती है, सामने वाले को एज अ लोन देती है। डिपॉजिट्स का यही होता है। ठीक है। अब क्यों कैश रिजर्व, क्यों कुछ पैसा बचा के क्यों रखते हैं? तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, जो हमारे लीगल रिक्वायरमेंट है सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग, लीगली बैंक्स को कुछ फ्रैक्शन ऑफ पैसा, एक छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ पैसा जो डिपॉजिट्स का आता है, उसे एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। कुछ एक रेशो में पैसा रखना पड़ता है, उसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं? लीगल रिजर्व रेशो। और ये जो रिजर्व रेशो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। कौन फिक्स करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। बैंक्स को पूरा का पूरा पैसा डिपॉजिट का संभालने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा रख करके वो बाकी पैसा एज अ लोन दे सकती है। अब कुछ पैसा ही क्यों? अगर सब लोग एकदम से आ गए कि हमारा पैसा हमको चाहिए, तो सिर्फ एक कुछ पैसे अगर हमने रखा, तो अगर सामने वाला जिसका डिपॉजिट आपने लोन की तरह दूसरे को दे दिया, अगर वो आ गया तो फिर आप क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है। जो बैंक है वो जानता है कि सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे, या फिर उन्होंने जितना का जितना पैसा डिपॉजिट करा है वो इकट्ठा सारा पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। इसलिए बैंक कुछ एक पैसा रखता है और बाकी पैसा क्या कर देता है? बाकी पैसा एज अ लोन दे देता है। इसलिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ पैसा ही रिजर्व के लिए रखा जाता है। ठीक है। जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसका बैंक दो हिस्सा करती है, एक वो रिजर्व में रखती है कुछ पैसा, और रिजर्व का जो रेशो है वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, और बाकी पैसा वो लैंड कर सकती है, एज अ लोन दे सकती है। ठीक है। अब
वो जो कैश रिजर्व है वो क्यों, क्योंकि ये लीगली रिक्वायरमेंट है कि आप सारा का सारा पैसा एज अ लोन नहीं दे सकते हो, आपको कुछ पैसा रखना पड़ता है। और वो थोड़ा सा ही क्यों, अगर सब लोग इकट्ठे आ गए तो नहीं, नहीं सब लोग इकट्ठे नहीं आते हैं, सब लोग एक साथ एक ही टाइम पे पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं। और जो पैसा है और भी डिपॉजिट आता रहता है आता रहता है, और सारा ही पैसा एक बार में विड्रॉ कोई भी नहीं करता। ये बैंक का अजम्पशन रहता है जब भी वो लोन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कैसे होता है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये है आपका बैंक। ठीक है, बैंक है, अब एक ए पर्सन है जो कि डिपॉजिट करता है बैंक में 100 रुपीज। एक ए पर्सन है जो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है 100 रुपीज। अब बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपीज में से कुछ 20%, सपोज लीगल रिजर्व रेशो है, इस 20% को रख करके बैंक क्या करेगा, बाकी का पैसा एक बी पर्सन को लेंड कर देगा, एज अ लोन दे देगा। कितना, 100 रुपीज का 20% अगर उसने रख लिया है तो कितना रुपीज वो लेंड कर सकता है सामने वाले को, 80 रुपीज। यहाँ तक बात क्लियर है। किसी एक ने डिपॉजिट करा, उसका कुछ रिजर्व रखा और बाकी पैसा उसने एज अ लोन दे दिया किसी थर्ड पर्सन को। अब जो दूसरा पर्सन है बी, उसने क्या करा, इसने लोन किसी खर्चे करने के लिए लिया होगा, जो एक्सपेंस करने के लिए इसने लोन लिया है, उसने सपोज इस 80 रुपीज का एक्सपेंस करा और किसी को एज एक्सपेंस किसी को दिया। तो जिसको भी ये पैसा दिया उसने खर्चा करके, उसने भी तो बैंक में ही पैसा डिपॉजिट करा, वह हमने अजम्पशन लिया था सारा ही पैसा बैंक से ही जा रहा है और बैंक से ही आ रहा है। तो देखो फिर से, कोई एक ए है जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा 100 रुपीज सपोज, उसमें से बैंक ने कुछ 20% का रिजर्व रेशो निकाल लिया और बाकी का पैसा लेंड कर दिया किसी दूसरे पर्सन को। जिसको भी लेंड किया था उसने ये एक्सपेंस करने के लिए लिया था, तो उसने किसी को एक्सपेंस करके मतलब पैसे दिए होंगे किसी ना किसी को, दो तीन को भी दिए, तो सबने ही 80 रुपीज का उसने एक्सपेंस कर दिया। और उस 80 रुपीज का एक्सपेंस किया तो जिसके पास भी ये पैसा गया उसने भी तो अपने बैंक में वापस से बैंक में डिपॉजिट किया था, बैंक भी एक ही, सभी एक ही बैंक से हो रहा है, तो यहाँ पे उसने भी 80 रुपीज का डिपॉजिट वापस से बैंक में किया। अब देखो बैंक के पास सबसे पहले डिपॉजिट कितना आया, बैंक के पास सबसे पहले डिपॉजिट कितना आया, 100 रुपीज का डिपॉजिट आया। देन कितने का आया, 80 रुपीज का डिपॉजिट। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो 100 रुपीज का डिपॉजिट था उसमें से बैंक ने 80 रुपीज का लोन दिया 20% रख के। अब बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, 100 पहले का, बाद वाला 80, टोटल कितना हो गया, 180 का डिपॉजिट हो गया। मतलब अब बैंक इस 180 में से 20% रखेगा, मतलब 144 का फिर से लोन दे देगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ है कि 100 रुपीज का डिपॉजिट था जो ही घूम फिर के वापस से 180 में बदल गया। बात समझ में आई, इस तरीके से मनी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये था मनी का प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। कैसे मनी क्रिएट हुआ, 100 रुपीज के डिपॉजिट से ही घूम फिर के वो 80 रुपीज वापस से बैंक में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक के पास 180 हो गया, 144 का फिर से बैंक लोन देगा, फिर से ये घूम फिर के वापस से बैंक में आएगा एंड नाउ बैंक के पास फिर से और पैसे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। अब एक कॉन्सेप्ट है मनी का मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो फर्स्ट राउंड में अगर हम देखें, इनिशियली डिपॉजिट आ रहा है बैंक के पास कितना, 1000 रुपीज का। इस 1000 रुपीज में से 20% का कैश रिजर्व रखा, मतलब 200 का, बाकी बैंक ने कितना दे दिया, 800 रुपए एज अ लोन दे दिया, 800 रुपए एज अ लोन दे दिया। अब जिसको भी लोन दिया था वापस से जब खर्चा करेगा तो जो जिसके पास ये पैसा पहुंचेगा वो वापस से बैंक में डिपॉजिट करेगा, तो बैंक के पास 800 रुपीज आ गए। अब बैंक के पास 1800 रुपीज है, 1800 रुपीज में से बैंक 20% कैश रिजर्व फिर से रखेगा 160 का और 640 रुपीज का लोन दे देगा। लोन देने के बाद फिर से घूम फिर के पैसा बैंक के पास ही आने वाला है, क्योंकि जिस पे भी खर्चा करेगा लोन लेकर के वो वापस से बैंक में डिपॉजिट करेगा। तो अब बैंक के पास ऐसे करते करते कितना डिपॉजिट हो गया, 5000 का डिपॉजिट हो गया, और जितना इनिशियल डिपॉजिट था उतने का कैश रिजर्व हो गया। जितना इनिशियल डिपॉजिट था 1000 रुपीज का, उतने का कैश रिजर्व हो गया आखिरी में जाकर के। मतलब आपने 1000 रुपीज से 5000 रुपीज का डिपॉजिट करवा लिया, मतलब ये क्या हो गया, आपका पैसा 1 into 5 5 टाइम्स हो गया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। आपने 1000 रुपए का डिपॉजिट रख के 5000 रुपीज का डिपॉजिट बना लिया, मतलब 5 टाइम्स उसको कन्वर्ट कर लिया, तो इसे बोलते हैं मनी का मल्टीप्लायर। इस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है एक रुपए के डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर करके टोटल डिपॉजिट मतलब कुछ ज़्यादा अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे,
आपने जो रिजर्व रेशो रखा है, 1 रुपए का रिजर्व रेशो अगर आप रखते हो, 1 रुपए का रिजर्व रेशो अगर आपने 1 रुपए का रिजर्व अगर आपने रखा है, उस रिजर्व को रख के आप कितने का डिपॉजिट बना लेते हो, कितने का डिपॉजिट बना लेते हो, कितने टाइम्स आपका डिपॉजिट हो जाता है, वो टाइम्स है मनी मल्टीप्लायर। वो टाइम्स क्या है? मनी मल्टीप्लायर। 1 रुपए के रिजर्व पे एक कितना डिपॉजिट आपने क्रिएट कर लिया है, कितना डिपॉजिट आपने क्रिएट कर लिया है, एवरी यूनिट ऑफ मनी में आपने कितना डिपॉजिट कर लिया है। मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर मेजर्स द अमाउंट दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट। वो ये अमाउंट है जो कि बैंक क्रिएट कर पाते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप एज रिजर्व। 1 रुपए का रिजर्व रखने पे वो कितना पैसा क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब आप देखो, जितने का आप रिजर्व रखोगे, जितना पैसा आप अपने पास रख लोगे, लेंड नहीं करोगे, क्या उतना ही कम मनी क्रिएट होने वाला है? जैसे आपने क्या करा था, 200 रुपये रख लिए थे, तो क्या 200 रुपये मार्केट में फ्लो हो रहा था? नहीं, आपने 800 रुपये मार्केट में दिए थे, तो वो 800 रुपये ही वापस से नया डिपॉजिट बन रहा था, मतलब आपका डिपॉजिट 1800 का हो गया था। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिजर्व का रेशो होगा, उतना ही कम मनी क्रिएट होगा, उतना ही कम मल्टीप्लायर होगा। तो एंड वाइजा वर्जा, जितना ज़्यादा रिजर्व का रेशो होगा उतना ही कम मल्टीप्लायर, जितना कम रिजर्व का रेशो होगा उतना ही ज़्यादा मल्टीप्लायर। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। एक इनिशियल डिपॉजिट से वो कितना अमाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उनका पैसा घूम फिर के वापस से किस तरीके से वापस से लोन के फॉर्म में आता है, और इस तरीके से उनका डिपॉजिट का लेवल बढ़ता जाता है, मनी क्रिएट होता जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका सेंट्रल बैंक, जो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले, नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सेंट्रल बैंक वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।